नमस्कार। रिपब्लिक बिहार आप देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में और अभी साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज का पदयात्रा चल रहा है और इस बीच जनसुराज के जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं सभी के द्वारा पदयात्रा किया जा रहा है। हम जानेंगे कि इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा, इस पदयात्रा में क्या कुछ देखा जा रहा है और इससे क्या कुछ समाज को मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बिहार के जो 4 बड़े नेताओं पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है साहेबगंज से संभावित प्रत्याशी। क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पदयात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, पदयात्रा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं। पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं कि 2-3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि जनसुराज की बातों को, जनसुराज के उद्देश्यों को, जो मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं वो जन-जन तक पहुँचाया जाए। जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं तो लोग भी देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि जनसुराज क्या है और आप देखेंगे कि लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इस पदयात्रा के दौरान। दूसरा क्या है कि पदयात्रा के दौरान हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं वहाँ की स्थिति क्या है, सड़कें कैसी हैं, लोगों का रहन-सहन क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे नज़र में आ रही हैं। तो दोनों उद्देश्य पूरे हो रहे हैं इससे। एक तो लोग भी अच्छा, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, रोड का स्थिति, लोगों का क्या स्थिति है, लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, सड़कों की स्थिति कहीं अच्छी है, कहीं खराब है, ये तो छुपा नहीं है किसी से। लोगों की स्थिति की बात करेंगे तो गरीबी आपको हर जगह दिखाई देगा। लोगों का रहन-सहन का स्तर अच्छा नहीं है। कुछ जगह, कुछ क्षेत्र आप विशेष देखेंगे जहाँ लोगों का रहन-सहन स्तर है, पक्का घर है, लेकिन एक बड़ा एरिया है जहाँ पे रहन-सहन का स्तर अच्छा नहीं है, जहाँ पे काम करने आपको एक आज की ही घटना बताता हूँ, जिस क्षेत्र से हमने पदयात्रा किया है, ठीक है? तो पदयात्रा के दौरान ही मेरे पास एक फ़ोन आ गया कि सर ऐसी-ऐसी बात है कि हम लोग का घर ऐसा है कि रहने लायक नहीं है, कि पंचायत में समझिए भ्रष्टाचार का बात है, पंचायत में जो भी इंदिरा आवास आता है, जिनके पास घर है उन्हीं को मिल जा रहा है और हम लोग की स्थिति खराब है, हमें नहीं मिल रहा है। ये पदयात्रा के दौरान की बात बोल रहा हूँ मैं। फ़ोन मेरे पास आया कि हमारी स्थिति खराब है लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो हम लोग को इंदिरा आवास कब मिलेगा? अब ये सवाल ह हमसे नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम से है कि उन लोगों को जिनको वास्तव में ज़रूरत है इंदिरा आवास की, उनको कब मिलेगा? उनको क्यों मिल रहा है जिनके पास घर है? तो ये भ्रष्टाचार सीधा दिख रहा है। ये पदयात्रा के दौरान हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। लोगों को हम यही कह सकते हैं कि भाई जब आप हम पे विश्वास करेंगे, हमें आप पावर देंगे, सत्ता देंगे, हमारे पास संसाधन होगा, शक्ति होगा, तो हम इस स्थिति को बदलेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और ये हम इंश्योर करेंगे कि जो सुविधाएँ जिसके लिए आ रही है, जिसको ज़रूरत है, उसी को मिले, वैसे लोग को ना मिले जो पहले से संसाधन की कमी जिसके पास नहीं है, उनको वो ना मिले। तो ये घटना आज की बात हो रहा हूँ मैं पदयात्रा के दौरान। तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है जनसुराज को पदयात्रा के दौरान। अच्छा, क्षेत्र में आप लोग 12 से 13 जो संभावित प्रत्याशी है सभी लोग घूम रहे हैं। आज का जो पदयात्रा है कहाँ से कहाँ तक? देखिए, अभी तक जो हमने शुरू किया है, शुरू तो हमने किया है कुंवारी देवी धनैया से, लेकिन आगे जब तक पूरा दिन चलेगा हम लोग इस यात्रा को पूरा करेंगे। अंतिम स्थान जो है जहाँ समाप्त करना है ये हमने फाइनल नहीं किया है। हम पूरे दिन चलेंगे, शाम हो जाएगा उसके बाद इस पदयात्रा को खत्म करेंगे, तो अंतिम स्थान आपको हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा, हम जब तक चलेंगे चलेंगे। शहर में देखा जाता है कि जो रोड हो, लोगों का घर हो, लोगों का रहन-सहन हो, जो महिला है, जो कि देखा जाता है कि कहीं-कहीं बहुत गंदगी रहता है। बच्चा भी है, छोटा-छोटा बच्चा जो कहीं कोई नंगा रहता है, कोई अर्धनंगा बच्चा स्कूल में नहीं जाता है। ऐसा रोड पे आपको मिल रहा है कि जो कई सारे बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, इधर-उधर खेल रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप खास कर देखिएगा, पिछड़े इलाकों से गुजरिए, दलित बस्तियों से गुजरिए, आप देखिएगा कि अधिकांश बच्चों के तन पे ढंग का कपड़ा नहीं है। आप स्कूल में भी जाते बच्चों को देखिएगा, स्कूल ड्रेस लागू है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, फिर भी जो स्कूल में भी जो बच्चे जा रहे हैं उनके शरीर पर भी ढंग का कपड़ा नहीं है। तो ये स्थिति है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? अच्छा, आपके जो प्रशांत किशोर है जनसुराज के सूत्रधार, वो बिहार के 4 नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, 4 नेता तो ये सैंपल है, ये पूरा तालाब ही सरी मछलियों से भरा हुआ है। 4 नमूना निकाला गया, आपको दिख गया कि ये सरा हुआ है। ये पूरा जलाशय, पूरा तालाब सरा हुआ है और इसका एक ही उपाय है कि इस जलाशय को सुखाया जाए, फ्रेश पानी भरा जाएगा, नई मछलियाँ डाली जाएगी, तब वो आबाद होगा। ये सारी मछलियाँ सरी हुई है, तो ये तो 4 नमूना है जिसको निकाला गया है। अशोक चौधरी भी 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा। मानहानि का नोटिस तो भेज रहे हैं, लेकिन उससे जो सवाल किया गया उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। इंग्लिश में दे रहे हैं। अंग्रेजी में दे रहे, बिहार की जनता तो हिंदी समझने को तैयार नहीं है। आप अंग्रेजी में बोल लेंगे तो क्या समझेंगे वो? अंग्रेजी मत बोलिए, हिंदी में सीधा बताइए कि जो आरोप लगाया गया है उसका काट आपके पास क्या? आपके पास नहीं है, आप मानहानि कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? कोर्ट में मानहानि लेके जाएंगे, जांच बैठेगा ना, तब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको जवाब देना चाहिए, तो आप मानहानि का दावा ठोक रहे हैं।
जवाब तो नहीं दे रहे हैं कि वास्तव में जो भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा है वो गलत है। आप कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मानहानि करेंगे, कर लीजिए। क्या लगता है इस आरोप से बिहार में कुछ उलटफेर हो सकता है? उलट फिर जनता देख रही है ना कि जो लोग रंगे सियार, आप सुने होंगे हरिशंकर परसाई का जो आपने कहानी पढ़ा होगा, तो ये रंगे सियार हैं जो चुनाव के समय या पूरे जब तक राजनीति में रहते हैं अपने आप को रंग के रखते हैं, रंग बिरंगा बन के लोग घूम रहा है। ये सब रंगे सियार हैं, इनके सबके अंदर एक ही चीज घुसा हुआ है, वो है भ्रष्टाचार। ये सब अपने लिए आए हैं और जनता को इन्होंने हमेशा इग्नोर किया है, और इग्नोर किया है इन लोगों ने। इसीलिए आज स्थिति ऐसी है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, भ्रष्टाचार भी यहाँ पे चरम पे है। तो ये इन्हीं की देन है। तो ये एक एक करके खुल रहा है परत, रंग जब उतरेगा सब सामने आ जाएंगे कि सब सियार हैं, रंगे सियार। अच्छा, आप सवाल करेंगे साहेबगंज में जनसुराज कितना मजबूत है? जनसुराज साहेबगंज में उतना ही मजबूत है कि ये सीट जनसुराज के खाते में आ रही है, और यहाँ पे जनसुराज का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतने जा रहा है। तो सभी प्रत्याशी मिलकर जनसुराज को मजबूत करते हैं। देखिए, सीट तो एक ही को मिलना है, उम्मीदवारी एक ही को मिलेगी। जिसको पार्टी तय करेगी कि इसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसको सारे लोग सपोर्ट करेंगे। उद्देश्य एक ही है, बिहार बदलना। हम अपने लिए नहीं आए, हम लोग सारे लोग इसलिए एकजुट हुए हैं कि मिल के बिहार। राजीव रंजन जी को अगर जनसुराज से टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? निर्दलीय भी लड़ सकते हैं या जनसुराज का विरोध में भी उतरेंगे? देखो, ये स्वाभाविक सवाल है, सबके मन में आता है। देखिए, मैं 20 साल एयरफोर्स में रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रोफेसर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए नहीं कि मुझे राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं जनसुराज के लिए आया हूँ, बिहार को बदलने के लिए आया हूँ। जनसुराज के साथ ही रहूंगा। मुझे टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बार बार लोगों से बताते हूँ कि आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वो 5 काम जिसको हम कह रहे हैं कि ये करेंगे और जिसके माध्यम से बिहार का काया पलट होना है, बिहार के लोगों का जीवन बदलना है। तो आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे टिकट मिले नहीं मिले, मैं जनसुराज के लिए आया था, जनसुराज के साथ हूँ। पद यात्रा कर रहे हैं साहेबगंज विधानसभा के कई सारे इलाकों में आपने पद यात्रा किया। इस दौरान सबसे बड़ा समस्या क्या लगा साहेबगंज विधानसभा का जिसपे जल्द ही काम होना जरूरी है? देखिए, आप नॉर्मल जब रोड पे चलेंगे तो आपको रोड दिखाई देगा, वो स्वाभाविक चीज़ है। स्कूल में जाएंगे तो स्कूल की बदहाली दिखाई देगी, बस्ती में घुसेंगे तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर दिखाई देगा। तो पद यात्रा से आप ये नहीं कर सकते। आप बिहार के सामाजिक जीवन के हर पहलू को टच करके देख लीजिए, लोगों के जीवन के हर पहलू को टच करके देख लीजिए, आपको देखेगा कि हर जगह काम करने की जरूरत है। आप किसी एक पक्ष में फोकस नहीं कर सकते हैं। शिक्षा और रोजगार मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से ये चीजें बदलेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो पूरे बिहार का मुद्दा है, लेकिन आप पूरे साहेबगंज विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं पद यात्रा करते हुए, तो पूरे घूमने के दौरान ऐसा क्या कुछ लगा कि हाँ इस चीज को बदलाव होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए? देखिए, जब आप समस्या की बात करते हैं, समस्याएं भी स्थानीय होती हैं और संभावनाएं भी स्थानीय। तो जो भी संभावनाएं यहाँ पे है उसको लेकर के आप स्थानीय समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। यहाँ जो समस्या जो संभावनाएं हैं, मुझे दिख रहा है कि रोजगार की बात करेंगे या समृद्धि की बात करेंगे तो खेती यहाँ एक संभावना है। उपजाऊ जमीन है, पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। या फिर किसानों को आज यूरिया की जरूरत थी तो लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा, मिल भी रहा था तो दोगुने मूल्य में मिल रहा था। तो खेती पे आप फोकस करेंगे, लोगों का जीवन बदलेगा। एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पे नदी का एरिया है, पानी की कमी आपको नहीं होगी। तो अगर उसको समुचित प्रबंधन किया जाए तो मत्स्यसेन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो स्थानीय समस्याएं हैं, उसका जो समाधान है वो भी स्थानीय संभावनाओं को ध्यान में रख के किया जा सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राजीव रंजन जी का परिचय क्या है? देखिए, मेरा नाम राजीव रंजन है, मेरा नाम है राजीव रंजन, मेरा घर है रामचंद्रपुर, देवरिया से आगे रामचंद्रपुर कॉलेज आप लोग जानते होंगे। 20 साल में वायुसेना में था। वायुसेना से रिटायर होने के बाद मैं सूरत में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हूँ, और उसके अलावा मैंने कई एनजीओ के थ्रू माध्यम में काम किया है। लगभग एक भूमि एनजीओ है बेंगलोर में, जहाँ मैंने 4 साल तक झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम किया हुआ है। और आज उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं लोगों का जीवन सुधार सकूँ, वो जनसुराज मिला है, तो आज जनसुराज के साथ खड़ा हूँ।